नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा का हुआ ऐलान। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने दिया फैसला। 38 को फांसी, 11 को आजीवन कारावास। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फरमान। सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भरपाई नोटिस लिया वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वसूले गए करोड़ों रुपए भी लौटाएं। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल का जवाब। कहा ऐसा स्वीट आतंकवादी तो दुनिया में नहीं होगा जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है। पूरे देश में मच रहा हिजाब पर बवाल। अलीगढ़ के कॉलेज में हिजाब और भगवा गमछा बैन। रहस्यमयी योगी के आदेश पर सीईओ चलाती रही स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस। सेबी की जांच में हुए कई बड़े खुलासे। चित्रा कृष्णन पर लग रहे गंभीर आरोप। सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े फैसले की। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत ने 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद दी है। यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। यह धमाका मणिनगर में हुआ। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 21 और बम धमाके हुए। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। डॉक्टर साहब, आज कोर्ट ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कानून व्यवस्था में विश्वास और बढ़ेगा। देखिए, ये जो फैसला है वो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि टाइमली भी है। टाइमली क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं आजकल किस तरीके से पीएफआई अपने फन को फैला रहा है। कभी शाहीन बाग के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, तो कहीं भी कुछ छोटी सी लिंचिंग होती है, पूरा शहर, पूरा एक समुदाय जो है वो सड़कों पे आ जाता है। कहीं कोई विवाद नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाओं को इस तरीके से भड़काने की पूरी साजिश इस देश के अंदर चल रही है कि स्कूल में एक हिजाब का मसला आता है और पूरा मुस्लिम समाज जो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे देश के अंदर में उसको बैन कर दिया गया है। कौन है लोग इसके पीछे? पीएफआई। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फैसला क्यों टाइमली है। इस फैसले में जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कारावास दी गई है, ये घटना अहमदाबाद की है और अहमदाबाद में 21 धमाके हुए थे और उस धमाके का इस फैसले के मुताबिक एक टारगेट प्रधानमंत्री मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, आनंदीबेन पटेल भी थी, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स। किस तरह से इन लोगों ने प्लान किया था कि आपने हर जगह बॉम्ब लगा दिए और जो सबसे बड़े धमाके जहां होने थे वो 3 धमाके वो आपने हॉस्पिटल को चुना था। वो हॉस्पिटल को क्यों चुना था? कि हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो सारे जो घायल होंगे वो यहां पहुंचेंगे जी। जब घायल यहां पे पहुंचेंगे तो मंत्री भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएगा, सारे लोग आएंगे और इन द मीन टाइम वहां पे हम ब्लास्ट कर देंगे। ये लोगों को मारना चाह रहे थे और इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का नाम था जी। जो कैपिटल टीवी के दर्शक हैं, जो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रेगुलर, बार बार मैं इस बात को कहता आ रहा था कि ये इंडियन मुजाहिदीन कोई और नहीं, ये सिमी का एक विंग है और वो सिमी अब बदल के पीएफआई बन चुका है। इसलिए ये टाइमली है। जब आप देखिए इस तरह की साजिश रचने वाले लोग अभी भी इस देश के अंदर मौजूद हैं। अगर इसमें हार्शेस्ट पनिशमेंट नहीं दिया गया, मौत की सजा, फांसी पे नहीं इन लोगों को लटकाया गया, तो इनके दिलो दिमाग से खौफ, कानून के प्रति जो डर होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। इस तरह के धमाके फिर से इस देश में शुरू हो जाएंगे। वेरी टाइमली एंड वेरी एप्ट। जी डॉक्टर साहब,
अब बात यूपी सरकार को सुप्रीम झटके की। यूपी में 2019 में कई शहरों में सीएए विरोधी दंगे हुए थे। दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी फोटो को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया था और सरकार ने जो कुछ भी नुकसान हुआ था उसके लिए नोटिस भी दंगाइयों को जारी किया था। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए योगी सरकार को कारण बताओ नोटिस रद्द करने को कहा। सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूली नोटिस वापस लेने को कहा गया, जिसका जवाब देते हुए योगी सरकार ने कहा कि उन्होंने सारे कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए हैं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फरमान जारी हुआ है, आपको क्या लगता है कितना सही है? बिल्कुल सही फरमान है, लेकिन खबर गलत है जो मीडिया में जो बताया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में प्रपंच मीडिया कितना जो करता है वो कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो नोटिस दिए थे उसे वापस ले लें। मसला क्या है? ये इलीगल नहीं है। 2003, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि जब कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है और उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो जो लोग कर रहे हैं उससे ही उगाही की जाए। अब ऐसा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया में, भाई चुनाव का समय है कि देखिए हेकड़ी निकल गई सुप्रीम कोर्ट ने, और एक मौलाना को मैं देख रहा था टेबल बिछा करके कैमरा के सामने खड़े होकर के बयान दे रहा है कि भाई जस्टिस जो है वो हिंदुस्तान में है, अभी समय कितना भी जुल्म कर लो, ये वो बेकार की बातें। क्या मसला है इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने कहा कि भाई ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उससे आप उगाही ले लें, लेकिन उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपने जो किया वो 2019 के हिसाब से किया है, जो नोटिस दिए हैं वो उसके पहले का है, इसलिए इसको आप विड्रॉ करें। ऐसा नहीं है कि उनसे वसूली नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि उनको ये कहा गया है कि उनका सब कुछ जो है जो जब्त किया गया है वापस हो जाए। नहीं, कोर्ट ने कहा कि आपने अभी जो नोटिस दिए हैं वो गलत लीगल फ्रेमवर्क में है और इसलिए राज्य सरकार ने कहा कि हमने वो सब नोटिस वापस ले लिए हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ये हो रहा है कि 2020 के नियम के मुताबिक इन लोगों को फिर से नोटिस दिया जा रहा है, फिर से इनका नाम भी छपेगा, इनके से वसूली भी की जाएगी और इनके जो जमीन जायदाद है उनको कुर्क भी किया जाएगा। मतलब ये एक टेक्निकल मसला है कि आप कोई कानूनी प्रावधान के तहत इस तरह का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता कि तब तो हिंदुस्तान में तो फिर तो ये एनार्की हो जाएगा, कुछ भी कर दो, आग लगा दो। कल कोई संसद में आग लगा दे कि बोले भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल कोई लाल किले में घुस जाए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तमाशा थोड़ी देश के अंदर में होगा और सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए इस तरह की एनार्की इस देश में चलेगी भी नहीं। जो लोग इस खबर को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके अपने दिमाग को दुरुस्त कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बौखलाए केजरीवाल पर। पंजाब में मतदान से पहले अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने भी स्वीट आतंकवादी कहकर विरोधियों को खामोश करने की कोशिश की है। सियासत के माहिर खिलाड़ी की तरह उन्होंने अपनी सफाई में दिल्ली के स्कूल अस्पताल के अपने काम गिना डाले। उन्होंने कहा कि 10 साल से मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तब तो मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। कभी उनके खासम खास रहे कवि कुमार विश्वास ने गंभीर आरोपों वाले शब्द बाण छोड़े तो सभी पार्टियों ने आपको घेरना शुरू कर दिया और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल के इस जवाब से ऐसा लग रहा है काफी बौखला गए हैं। देखिए, ये स्वीट आतंकवादी पे मैं बाद में आऊंगा। मैं बार बार कहता हूं कि केजरीवाल 5 सेंटेंस बोलता है, 3 झूठ होते हैं और कभी भी मुझे आजमा लीजिए। अब क्या क्या झूठ है ये भी समझ लीजिए। अब वो कह रहा है कि हम सबसे स्वीट आतंकवादी होंगे। बहुत अच्छी बात। जो पानी दिलवाता है, हालांकि बोलते बोलते वो कहे पानी बनाता है, वो डायलॉगबाजी में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वो चल रहा है वो सोशल मीडिया पे, कि जो बिजली भी देता है, जो इलाज भी करवाता है, सब कुछ करवाता है फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन। इस तरह के स्वीट और भद्दे और गंदे आतंकवादी हिंदुस्तान में ऑलरेडी हैं। नक्सलियों के बारे में ये लोग नहीं जानते क्या? नक्सली जो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के जंगलों में, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के जंगलों में हैं, वो भी इलाज करवाते हैं।
वो भी दवाइयाँ देते हैं, वो भी एजुकेशन देते हैं, उनका अपना कानून है, अपना सब कुछ है, लेकिन हैं वो क्या? आतंकवादी। दिक्कत क्या है? इससे 3 सवाल पूछे गए थे कि क्या तुम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते हुए तुम पंजाब के का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हाँ या नहीं? इसका जवाब मिला? नहीं मिला। वो लोगों को झांसा दे गया। दूसरा आरोप ये था कि आपके ताल्लुकात खालिस्तानियों से, देश विरोधी ताकतों से, आईएसआई के दलालों के साथ है या नहीं? तुम उसके घर में जाकर के रुके थे, तुम उनसे पैसे लिए या नहीं, हाँ या ना? इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने कह दिया कि भाई मुझे आतंकवादी कहा जाए। कोई आतंकवादी नहीं कह रहा तुमको। तुमसे तो ये आरोप तुम्हारे ऊपर के आतंकवादियों के साथ सांठगांठ है। तीसरा सवाल जो कुमार विश्वास ने पूछा कि क्या तुम पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या तुमने ये बात कही कि अगर खालिस्तान बन भी गया तो खालिस्तान के हम पहले प्रधानमंत्री बनेंगे? तुमने ये बात कही, हाँ या ना? ये आदमी इन तीनों मुख्य सवालों को साइड करके, विक्टिम कार्ड खेल करके, झूठ बोल करके ये निकल गया। केजरीवाल की खासियत है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इल इन्फॉर्म, थोड़े से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, गरीबों के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे। ये नटवर लाल हिंदुस्तान का पहला राजनेता ऐसा है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। वही काम आज इसने किया। इसने न कोई सवाल के जवाब दिए और प्रायोजित तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को झांसा देने में कामयाब हो गया। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर हिजाब पर चल रहे बवाल से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के हिजाब का मुद्दा पूरे देश में फैल रहा है। शिक्षा देने वाले को इस्तीफा देना पड़ रहा है। राज्य सरकार कोर्ट में कह रही है कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है। अलीगढ़ के कॉलेज में हिजाब भगवा पर बैन लगा दिया गया है। छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है। अब यहाँ लड़ाई राइट वर्सेस रूल की हो गई है। डॉक्टर साहब, हिजाब विवाद अब कर्नाटक ही सीमित नहीं रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। क्या ये लड़ाई वाकई राइट वर्सेस रूल की लग रही है? देखिए, ये मैं पहले ही दिन जब ये बवाल मचा यूपी के अंदर, मैंने साफ साफ उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये पीएफआई, ये जिहादी लोगों का एक षड्यंत्र है। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरह से शाहीन बाग में कह दिया गया कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तुमसे कागज मांगा जाएगा, मुस्लिम पुरुषों की नसबंदी कर दी जाएगी, और सब झंडा उठा करके चले आए। मैं तो देख रहा था कुछ शहरों में लड़के वहाँ पे बोले कि मुझे हिजाब हमारा अधिकार है। अरे भाई, तुमको हिजाब पहनना पहनो, कौन रोक रहा है? स्कूल में नहीं चलेगा। स्कूल को अपने इस घिनौनी राजनीति से बाहर रखिए। दिक्कत क्या है? ये जिहादी एलिमेंट से जो पीएफआई और उनके जो दलाल हैं, जो हर जगह घूम घूम करके इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शाहीन बाग को भी पीएफआई ने ऑर्गेनाइज किया था, पूरे यूपी में, पूरे देश भर में। अब उनकी और ताकत बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ। आप ये बात भी समझिए, शाहीन बाग में क्रैकडाउन होता, इन तमाम इनके दलालों को, ये जो अफवाह फैलाने वाले गैंग को पकड़ के अंदर जेल में डाले गए होते तो ये तमाशा नहीं होता। लेकिन सरकार भी तो बाहुबली है ना हमारी, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है पाकिस्तान में, लेकिन देश के अंदर छुपे गद्दारों को आप उसके कॉलर तक नहीं पकड़ सकते। जिनको होना चाहिए जेल के अंदर, उसको आप बाहर घूमने देंगे तो ये तमाशा होगा। और यही इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साठ गांठ करके, अब देखिए पीएफआई, आज फैसला आया, मैंने बताया किस तरीके से अहमदाबाद में फैसला आया कि एसीबी का जो नया रूप है, पीएफआई वो उस ब्लास्ट में शामिल था। और इसी पीएफआई को कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरा फ्लोर दे रही कि आकर के अपना एनुअल डे मनाओ। तो ये चीज़ तो होगा ही। जिन लोगों के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए आप लेंगे नहीं, तो ये कभी हिजाब आ जाएगा, कभी बुर्का आ जाएगा, फिर कहेंगे भाई हलाल मीट होना चाहिए, फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे कि भाई हमको फ्राइडे के दिन जो है छुट्टी चाहिए, कुछ दिन कहेंगे भाई मुसलमानों के लिए अलग स्कूल चाहिए। मुस्लिम लड़कियां, इस्लाम में कहा जाता है कि भाई दूसरे लड़के को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो क्लास के अंदर दीवार भी डाल दो। एक तमाशा थोड़ी होने वाला है। क्या मतलब है
किसी सेकुलर स्टेट में कि कौन सी धर्म की किताब में क्या लिखा हुआ है? ये क्या मतलब है कि भाई आपके कुरान में जो लिखा हुआ आप रखिए अपने पास? आप इस तरह की चीज सार्वजनिक जगह पे लाने के आप कह भी कैसे सकते हैं? और अब तो ये अधिकार की तरह, चूंकि वोट बैंक की राजनीति है देश के अंदर में, सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने राजनीतिक फायदा नुकसान को देख करके ही फैसला लेते हैं और इसलिए ये देश गड्ढे में गिर रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चित्रा कृष्णन के साथ जुड़ी हुई है। एनएसई में हुए पूरे गड़बड़ झाले और पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन की तरफ से लिए गए फैसलों का ये मामला काफी गंभीर है, जिसमें सेबी ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जब सेबी ने चित्रा रामकृष्णन से एनएसई की गोपनीय जानकारियों को बाहर साझा करने पर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ईमेल आईडी है जिससे ईमेल लिखने वाले योगी आध्यात्मिक शक्ति रखते हैं। पिछले 20 सालों से उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रकट होंगे। डॉक्टर साहब, ये मामला अंधविश्वास का है या काफी गंभीर मामला नजर आता है? ये नौटंकी बाज लोग हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रही है, आप एनएससी का आप एमडी हैं, आपको एक अननोन बाबा बता रहा है और उस अननोन बाबा के साथ सेशल में जो है जाकर के आप स्विमिंग कर रहे हैं। वो बाबा ये बता रहा है कि जुल्फें अपने इस तरह से संभाल के रखो, ज़्यादा सुंदर दिखोगी। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। बाबा आ गए, योगी बाबा कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये सब कुछ नहीं है। ये यूपीए के समय का पाप है, ये चिदम्बरम के समय का पाप है, ये मनमोहन सिंह के रिजीम का पाप है। ये कोलोकेशन घोटाला है जो 10 लाख करोड़ का है और इसकी डिटेल और इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव पूरी स्टोरी, एक 4 वीडियोस की एक सीरीज कैपिटल टीवी में कल से लॉन्च होगा। उसे आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये बाबा भी कौन है, उसका भी नाम बताऊंगा मैं। क्या क्या इन लोगों ने गंद फैलाया है और किस तरीके से वहां पे एनएससी के अंदर आशिकी चल रही थी, ये भी खुलासा कैपिटल टीवी आगे आने वाले 3-4 दिनों में करेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।